एबीपी न्यूज पर देखिए जन मन दिबांग के साथ। नमस्कार, जनमन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। जनमन यानी आपकी बात, आपके मन की बात। जनमन यानी देश में जो हो रहा है उस पर आपकी राय, उसका आप पर असर। जनमन में आज मोदी मंत्रिमंडल में कौन रहेगा और किसका होगा पत्ता साफ। गोपाल राय ने गोली की वजह से मंत्रिमंडल छोड़ा या केजरीवाल की बोली की वजह से। स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है? क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे? पंजाब से कैसे बाहर हुए कमलनाथ? और कैमरे पर पहली बार बाबा रामदेव की फैक्ट्री। मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। पहले आज की बड़ी खबरें। शीला दीक्षित के राज में हुए टैंकर घोटाले की होगी जांच, केजरीवाल भी जांच की लपेट में। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव, 19 से 23 जून के बीच हो सकता है मोदी कैबिनेट में फेरबदल। गिरिराज और निहाल चंद की हो सकती है छुट्टी। कैराना पर बीजेपी की टीम की रिपोर्ट, पलायन सांप्रदायिक नहीं आपराधिक। अभी हिंदू, आगे मुसलमान भी घर छोड़ने को होंगे मजबूर। 7वें वेतन आयोग में बम्पर तोहफा मिलेगा, कम से कम 50% वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव। और जो आपको बेचते हैं वो बनाते कैसे हैं बाबा रामदेव। फैक्ट्री से ग्राउंड रिपोर्ट। सत्ता के गलियारों में बदलाव की तितली भी पंख फड़फड़ाती है तो लगता है तूफान आ जाएगा। पिछले दिनों जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही तो कई तितलियां पंख फड़फड़ाने भी लगीं। अब बदलाव की चर्चा हवाओं में है और इसकी सनसनी महसूस की जा सकती है। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार 19 से 23 जून के बीच हो रहा है। कौन होंगे नए मंत्री और कौन हटेंगे? खास रिपोर्ट। गिरिराज सिंह, निहाल चंद, नजमा हेपतुल्ला। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार के इन 3 मंत्रियों की छुट्टी तय है। कौन कहता है काम नहीं हो सकता? और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में यूपी की भागीदारी बढ़ाए जाने की खबर है। सूत्रों की माने तो वैश्य वोटरों को खुश करने के लिए इलाहाबाद के सांसद श्यामा चरण गुप्ता को मंत्री बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 3% वैश्य वोट हैं, जबकि समाज से कोई मंत्री नहीं है। इनके अलावा कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान, विमान राज्य मंत्री महेश शर्मा, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और मुख्तार अब्बास नकवी में से 2 का प्रमोशन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का कद बढ़ाया जा सकता था, लेकिन वो अपना रेल मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहते और रेल मंत्रालय में उनकी प्रोन्नति हो नहीं सकती है, लिहाजा उनका पत्ता कटना तय है। इसके बाद आती है बारी डॉक्टर महेश शर्मा की। उनके पास पर्यटन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, तो उनके भी संभावनाएं कम हैं। तीसरे मंत्री आते हैं डॉक्टर संजीव बालियान। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वोटों को दुरुस्त करने के लिए माना जा रहा है कि उनका कद बढ़ाया जा सकता है। जबकि नजमा हेपतुल्ला के जाने से खाली होने वाला अल्पसंख्यक मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी को दिया जा सकता है। कभी रामपुर से सांसद रह चुके नकवी अभी झारखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं और केंद्र में संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री का भी जिम्मा संभाल रहे हैं। चर्चा तो लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा को लेकर भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव तक उनकी कुर्सी बचना तय माना जा रहा है। लेकिन उनके जूनियर और नवादा से सांसद गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और उन्हें बिहार में संगठन में किसी बड़े पद पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी तरीके से नजमा हेपतुल्ला को भी संवैधानिक पद पर भेजे जाने की पुरजोर चर्चा है। साइकिल से संसद आते अर्जुन मेघवाल की तस्वीरें आपने देखी होंगी। बीकानेर के सांसद मेघवाल दलित हैं और उनकी छवि भी अच्छी है। निहाल चंद अभी राजस्थान से इकलौते मंत्री थे, लेकिन उन्हें हटाए जाने के बाद साफ छवि के मेघवाल को मौका मिलने की चर्चा है। जबलपुर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते राकेश सिंह को मंत्रिमंडल में जगह देकर पार्टी महाकौशल इलाके में जड़ को मजबूत करना चाह रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत राकेश को मंत्री बनाए जाने की खबर है।
उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं। चुनावी रणनीति और आरएसएस की पसंद का ख्याल रखते हुए नैनीताल से सांसद और बुजुर्ग नेता भगत सिंह कोश्यारी को यहां से मौका मिल सकता है। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद असम से रमेन डेका और रामेश्वर तेली मंत्री की रेस में हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है, उसे देखकर लगता है कि दोनों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र से राज्यसभा में चुनकर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खांटी पृष्ठभूमि वाले विनय सहस्त्रबुद्धे को मंत्री बनाए जाने की खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले सहस्त्रबुद्धे मोदी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकारों में शामिल थे। सहस्त्रबुद्धे के साथ ही ओम माथुर को भी कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा है। महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वस्त और करीबियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माइक्रो मैनेजमेंट की कमान स्वयं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ले ली है, तो माना जा रहा है कि ओम माथुर को मंत्रिमंडल में जगह देकर उनको सम्मानजनक तरीके से वहां से विदाई दी जा सकती है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेरबदल के लिए नहीं जाने जाते। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 12.5 साल के कार्यकाल में मोदी मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 बार विस्तार हुआ, लेकिन अब दिल्ली में ये 2 साल में दूसरा विस्तार होगा। हमें यहाँ अपने सूत्रों पर तो पूरा भरोसा है कि सारे नाम सही निकलेंगे, लेकिन आप कहीं सिर्फ विकेट कीपर का छोड़ा हुआ कैच न याद रखें। आम आदमी पार्टी का पक्ष अलका लांबा काफी मजबूती से रखती हैं, लेकिन खबर है कि अब पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया है। वजह है गोपाल राय के मुद्दे पर उनका बयान। गोपाल राय जी ने अगर अपनी परिवहन की जिम्मेदारी छोड़ी है और उन्हें सरकार ने सत्येंद्र जैन जी को अगर आज सौंपा है, तो ये दिखाता है कि ये जांच जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष ये कल को मुद्दा बना सकता था कि गोपाल राय जी परिवहन मंत्री हैं, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, आज निष्पक्ष जांच भी होगी। ये भी हम श्योर कर रहे हैं कि ये परिवहन मंत्री जो आरोप लग रहे हैं वो उनके कार्यकाल के हैं। आज उनके पास मंत्रालय नहीं है, निष्पक्ष जांच होगी, ये भी दूध की तरह साफ दिख रहा है। अलका लांबा के बयान का लब्बो लुबाब है कि गोपाल राय ने परिवहन मंत्री के पद से इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उन पर प्रीमियम बस घोटाले का आरोप लगा है। अलका लांबा के अगले बयान से ये बात और साफ हो जाती है। डीडीसीए के ऊपर जो भ्रष्टाचार, डीडीसीए डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में अरुण जेटली साहब के मुद्दे को मैंने खुद उठाया है, लेकिन अरुण जेटली साहब जो है मानहानि का दावा ठोकते हैं। अरुण जेटली जी से कहूंगी, सीखिए गोपाल राय जी से कि अगर आरोप लगते हैं तो किस तरीके से, अगर आप ईमानदार हैं, आपने कोई घोटाला घपला नहीं किया है, आप आगे आकर गोपाल राय जी से सबक लीजिए कैसे होता है। अलका लांबा अरुण जेटली को गोपाल राय से सीख लेने की नसीहत दे रही हैं, लेकिन खबर है कि आपने उनको जुबान पर कंट्रोल रखने की नसीहत देते हुए प्रवक्ता पद से उनकी छुट्टी कर दी। दरअसल गोपाल राय के मुद्दे पर पार्टी लाइन ये है कि गोपाल राय ने नाजुक सेहत की वजह से इस्तीफा दिया है। कि एक व्यक्ति जो पूरी जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का सरकार के अंदर निर्वहन कर रहा था, उसकी स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। संगठन, पार्टी सब चिंतित थे उनके स्वास्थ्य को लेकर। वह व्यक्ति अभी भी अपना 95% समय अस्पताल में और अस्पताल की सेवाओं में भी बिता रहा है। आम आदमी पार्टी की ये दलील शुरू से सवालों के घेरे में है, क्योंकि गोपाल राय ने केवल परिवहन मंत्री के पद से ही इस्तीफा दिया है। बाकी 4 विभाग का काम वो अब भी मुस्तैदी से देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का यही गोलमाल गलती से अलका लांबा की जुमा पर आ गया और उस गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मुझे नहीं जानकारी, आप मुझे बता रहे हैं बार बार कि हटाया गया। मेरे पास ऐसी कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं है। कैमरे के सामने सच को कबूलने का साहस नहीं दिखा रही हैं अलका लांबा। जानकारी नहीं है, लेकिन आज उन्होंने गीता के जिस दर्शन को दुनिया के साथ साझा किया है, उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि अलका के पास जो प्रवक्ता पद था वो अब उनके हाथ से निकल चुका है। जो कल किसी और का था आज तेरा है, जो तेरा है कल किसी और का होगा। ये चक्र समय की सुई के साथ घूमता ही रहता है। यही जीवन भी है और हकीकत भी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय प्रीमियम बस घोटाले को लेकर आरोपों से घिरे हुए हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ गोपाल राय तक थमने वाला नहीं है। इसमें अभी आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं के नाम आने वाले हैं। गोपाल राय जिस प्रीमियम बस घोटाले के आरोपों से घिरे हैं, उसे केजरीवाल सरकार 1 जून से शुरू करने वाली थी।
मामले में पहला पेंच ये फंसा कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल की अनुमति लिए बिना 20 मई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गोपाल राय के इस फैसले से नाराज उपराज्यपाल ने 23 मई को फाइल अपने पास मंगाई और फिर 27 मई को प्रीमियम बस योजना पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ गोपाल राय पर आरोपों का सिलसिला। प्रीमियम बस स्कीम को लेकर दो तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला तो ये कि बगैर एलजी की अनुमति के सरकार ने एलजी के नाम से ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और दूसरा ये कि इस स्कीम को लाने में केजरीवाल सरकार ने अनावश्यक हड़बड़ी दिखाई। आरोप है कि इस स्कीम को लाने के पीछे गुड़गांव की ऐप से चलने वाली एक निजी बस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मंशा थी। बीजेपी का आरोप है कि प्रीमियम बस घोटाले में गोपाल राय केवल चेहरा हैं, असली खिलाड़ी तो गोपाल राय के चेहरे के पीछे छुपा हुआ है। विपक्ष दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष आशीष खेतान पर भी निशाने साध रहा है। विपक्ष का आरोप है कि दरअसल पूरी स्कीम गुरुग्राम की ऐप से चलने वाली एक निजी बस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई थी। बीजेपी पूरे मुद्दे को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच पहुंच गई और अब इस मामले में गोपाल राय से पूछताछ हो रही है। ये भी नाम निकल कर आ रहा है कि एसीबी जल्द आशीष खेतान को पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो पेपर्स में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं क्या? नहीं, अब जो कंसर्न लोग हैं जो इसमें रहे हैं वो पॉलिसी बनाने में, और जो हमको रिलेवेंट इंक्वायरी में उनसे इंक्वायरी करेंगे। मतलब ये जो कमेटी है इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नाम अगर आप बता सकें। अभी मैं इसमें डिटेल नहीं बता सकता, बस इतना ही है कि जो प्रोसेस में जो सारे जितने लोग हैं और जो रिलेवेंट हैं हमारे लिए, उनसे सबसे इंक्वायरी होगी। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार इस मामले में उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आम आदमी के बीच पहुंच गई है। जहां तक प्रीमियम बस स्कीम का सवाल है तो एलजी की आपत्ति के बाद केजरीवाल सरकार ने इस स्कीम को फिलहाल होल्ड पर रखकर लोगों की राय शुमारी शुरू कर दी है। 20 जून तक लोगों को इस स्कीम के बारे में राय देने के लिए कहा गया है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय हुए टैंकर घोटाले की जांच होगी। केजरीवाल सरकार की सिफारिश पर एलजी ने फाइल एसीबी को भेज दी है। दिलचस्प यह है कि एसीबी केजरीवाल के खिलाफ भी जांच करेगा, क्योंकि बीजेपी ने केजरीवाल पर घोटाले की जांच समिति की रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाया है। मामला साल 2012 का है और उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित पर आरोप है कि उन्होंने टैंकरों के टेंडर में करीब 400 करोड़ का घपला किया है। किराए पर टैंकर लेने के लिए मार्च 2010 से दिसंबर 2011 के बीच दिल्ली जल बोर्ड ने 5 बार टेंडर निकाला। इसमें से 3 बार टेंडर प्रक्रिया को आखिरी दौर में जाकर रद्द कर दिया गया। आखिरी में जब टेंडर अलॉट किया गया तब तक ठेके की कीमत 3 गुनी हो चुकी थी, यानी जो काम पहले 200 करोड़ में हो रहा था वो अब बढ़कर 600 करोड़ का हो गया। जिन 385 टैंकरों को मंगाया गया उनमें 3000 लीटर के 130 और 9000 लीटर के 255 टैंकर थे। 3000 लीटर वाले टैंकर का टेंडर जो जुलाई 2010 में 42,000 से 50,000 के बीच था, वो दिसंबर 2011 में बढ़कर 98,000 से 1,30,000 तक पहुंच गया। जांच से यह भी पता चला कि नए टैंकरों का खर्च पहले से दिल्ली जल बोर्ड के पास मौजूद किराए के 500 टैंकरों के खर्च से काफी ज्यादा था। 3000 लीटर वाले नीले रंग के टैंकर का खर्च 20 रुपए प्रति किलोमीटर था, लेकिन टेंडर से मंगाए गए टैंकर का खर्च 91 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ा। इसी तरह 9000 लीटर वाले टैंकर का खर्च 30 रुपए की जगह 121 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ा। 9000 लीटर क्षमता के टैंकर का सालाना किराया लगभग 15 लाख बैठता है, वहीं 15 लाख में ही एक नई टैंकर आ जाती है। आरोप साबित करो वरना इस्तीफा दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह खुली चुनौती दी है दिल्ली से बीजेपी के सांसद महेश गिरी ने। केजरीवाल ने महेश गिरी पर आरोप लगाया था कि एनडीएमसी अफसर एमएम खान के कत्ल के केस में गिरी का नाम आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि एमएम खान की हत्या में बीजेपी सांसद महेश गिरी और एनडीएमसी उपाध्यक्ष कंवर सिंह तंवर का नाम आ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस एलजी के कहने पर उन्हें बचा रही है। केजरीवाल के इस आरोप के बाद से ही महेश गिरी उन्हें खुली बहस के लिए ललकार रहे हैं। खुलेआम चुनौती दी है मैंने कि वो साबित करे कि ऐसे मर्डर और उसमें मेरे हाथ है। 19 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 4 बजे के करीब मैं एक ओपन डिबेट रखता हूं। दिल्ली की जनता को बुलाऊंगा, वो आए इस डिबेट में, जनता के सामने वो साक्ष्य लाएं और बताए कि कहां मर्डर में मेरा हाथ था, और अगर वो प्रूव नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो खुद को देते हैं वो रिजाइन कर दे।
कंवर सिंह तंवर ने तो केजरीवाल को दिमागी तौर पर बीमार बताते हुए उन पर हत्या के आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगा दिया है। मुझे ये लगता है कि इनकी जो है होटल वाले से सांठगांठ है और हत्यारों को बचाने के लिए इन्होंने मुझ पर निशाना साधा। इससे पहले आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महेश गिरी और तंवर को क्लीन चिट दे दी। पुलिस के मुताबिक 16 मई को हुई एमएम खान की हत्या की गुत्थी 24 घंटे में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पूरी तरह सुलझाई जा चुकी है। मीडिया के सर्टेन सेक्शन में कवरेज है कि एक पर्टिकुलर एमपी या एनडीएमसी के श्री वाइस चेयरपर्सन श्री तंवर भी एक्यूज हैं और पुलिस उसको प्रेशर में आके उन पर एक्शन नहीं ली है, जो तथ्य पड़े है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया है। लेकिन केजरीवाल की पार्टी दिल्ली पुलिस की इस क्लीन चिट को भी खारिज कर रही है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस पहले महेश गिरी और तंवर को गिरफ्तार करके जांच करे। करण सिंह तंवर तब तक बेगुनाह साबित नहीं होंगे जब तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। महेश गिरी तब तक बेगुनाह साबित नहीं होंगे जब तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। जब तक दिल्ली की पुलिस इनसे पूछताछ न करे, पड़ताल की रिपोर्ट है वो जनता के सामने, कोर्ट के सामने जब तक न आए, दिल्ली पुलिस के कहने से भारतीय जनता पार्टी का नेता करण सिंह तंवर बेगुनाह साबित नहीं होता। दिलीप पांडे के इस बयान का मतलब ये है कि वो महेश गिरी और तंवर को तब तक दोषी मानते रहेंगे जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते। वो भूल रहे हैं कि कानून किसी भी शख्स को तब तक बेगुनाह मानता है जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस जंग में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस ने आज मांग की है कि एमएम खान हत्याकांड की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, वो भी कोर्ट की निगरानी में। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के साथ ट्विटर पर नोकझोंक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने महिला होने के दर्द का बयान किया, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर उन्हें निशाना बनाया गया तो वो चुप नहीं बैठेंगी। स्मृति ईरानी को डियर कहने वाले विवाद पर बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन लगता है कि स्मृति ईरानी उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। फेसबुक पर महिला होने का अपना दर्द बयान करते हुए स्मृति ने एक लंबा पोस्ट लिखा है। स्मृति कहती हैं, मध्यम वर्गीय परिवार में अक्सर होता है कि जब लड़की स्कूल, कॉलेज या सब्जी खरीदने बाजार जा रही हो तो उससे हमेशा यही कहा जाता है कि अगर कोई लड़का तुम्हें कुछ कहे तो ऊपर मत देखना, सीधी चलती रहना, जवाब बिल्कुल भी मत देना, भले ही तुम कितनी भी अपमानित महसूस क्यों ना कर रही हो। लेकिन तब भी कुछ विद्रोही लड़कियां, इसमें मैं भी शामिल हूं, होती थी जो सवाल करती थी कि क्यों ना बोले, क्यों मुंह बंद रखें, और इसका आमतौर पर जवाब ये दिया जाता कि इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं, नुकसान तुम्हारा ही होगा, लड़के का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पोस्ट में यहां तक तो लगता है कि स्मृति लड़कियों और महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, उन्हें निडर बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन असल में यहां पर वो अपना दर्द बयां करने की भूमिका बना रही हैं। अगली लाइनों में वो कहती हैं, जब आप बेरोजगार होते हैं, बुझा हुआ सितारा होते हैं, राजनीति तब शुरू नहीं होती, बल्कि ये तब शुरू होती है जब आप कामयाबी के शिखर पर होते हैं। आपको कठिन लड़ाइयां लड़ने को दी जाती हैं। चांदनी चौक और अमेठी की लड़ाइयां आसान नहीं थी मेरे दोस्तों, मेरी मेहनत नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया जाता है, कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझे अनपढ़ कहने लगते हैं और अचानक नियम बदल जाते हैं। महिलाओं के अधिकारों की बात करने वालों को कहा जाता है कि दिमाग से मत बोलो, इनकी अनदेखी करो, क्योंकि नुकसान तुम्हारा होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए मैं अपना सिर नीचा कर चलने वाली उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि ऊपर देखो और बोलो। यानी स्मृति ने अपने विरोधियों को जवाब देते हुए ये बताने की कोशिश की है कि एक तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया, और दूसरा, उन पर अगर कोई हमला करेगा तो वो जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगी। पोस्ट के आखिर में वो पत्रकारों पर भी बोलने से पीछे नहीं हटी।
जहां तक मेरी बात है, राजनीति में शामिल होते वक्त समझदारी भरी सलाह दी जाती है कि जब तक आपके पास अपने पत्रकारों की मंडली ना हो, तब तक संपादकीय में किसी तरह के समर्थन की उम्मीद ना करें। सादर, आंटी नेशनल। गवाह को कोचिंग। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इशरत जहां एनकाउंटर केस की गायब फाइलों की जांच के प्रमुख बीके प्रसाद और केस के गवाह अशोक कुमार के बीच की बातचीत का ऑडियो जारी किया है। अखबार का दावा है कि इसमें प्रसाद अशोक कुमार को अपने सवाल बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उनका जवाब क्या होना चाहिए। अरे यार, तुमको पता है इशरत जहान का जो चल रहा है, इशरत जहान पेपर मिसिंग इंक्वायरी, पता है ना? आपको कहना कि मैंने ये पेपर नहीं देखा, सीधी सी बात है। अदरवाइज सब लोग बोल देंगे कि भाई फाइल में था, तो आपके ऊपर भी आएगा भाई इन्होंने गायब तो नहीं कर दिया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये आवाज गृह मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी बीके प्रसाद की है, जो इशरत जहां एनकाउंटर केस की गायब फाइलों की जांच के गवाह अशोक कुमार से बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में वो अशोक कुमार को बता रहे हैं कि वो सवाल क्या पूछेंगे और अशोक कुमार को उसके जवाब क्या देने हैं। आपको इतना तो कहना होगा कि वो या तो वो फाइल ही मैंने कभी जिंदगी में डील नहीं किया, कभी मैंने उस फाइल को देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। आई डोंट थिंक यू हैव सीन दैट फाइल एट एनी पॉइंट, बट दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। आई हैव नॉट सीन दैट फाइल एट ऑल। अब देखोगे तभी तो पता चलेगा भाई। एंड अनदर क्वेश्चन विल बी, डिड एनीबॉडी गिव यू दीज डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट सेपरेटली विथ यू? अब बोलोगे नहीं, मेरे को किसी ने नहीं दिया। लेकिन जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो बीके प्रसाद ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर एक तरफा है और आरोप बेबुनियाद हैं। एबीपी न्यूज के पास उस रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें अशोक कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया है। इसमें दिया जवाब और ऑडियो में बातचीत के दौरान बताए गए जवाब में काफी समानताएं हैं। इसमें अशोक कुमार की ओर से कहा गया है कि ना तो उन्हें कभी फाइल मिली है और ना ही उन्होंने इस फाइल को कभी देखा है। ऑडियो के सामने आने के बाद इस मामले में फंसे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का बयान आया है। चिदंबरम का कहना है कि समाचार रिपोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार की ओर से दायर 2 हलफनामों पर एनडीए सरकार द्वारा पैदा किए गए फर्जी विवाद को व्यापक रूप से उजागर कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से इस ऑडियो पर सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि गायब हुई फाइल्स को ढूंढा जा रहा है। उसमें हमको लगता है कि चिदंबरम साहब और यूपीए के समय में जिस इंटेंशन से उन्होंने इशरत जहान जो एक आतंकवादी थी उनको क्लीन चिट देने का जो काम किया, वो कागज जो गायब हुए उससे जुड़े हुए हैं। अब ताजा खबर है कि बीके प्रसाद ने विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर सफाई दी है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने गवाह को सवालों के जवाब सिखाने की बात को बेकार बताया है। जनमन में आगे है कैमरे पर पहली बार बाबा रामदेव की फैक्ट्री। बॉलीवुड में नाम कमा चुकी गीता की जांबाजी की कहानी और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, याद शहरयार की। 25 जून को पुणे से हो सकती है स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे शिलान्यास। पिछले साल 25 जून को प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन को किया था लॉन्च। गो एयर ने श्रीनगर से दिल्ली की शाम की हवाई उड़ान सेवा शुरू की। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने पहली उड़ान को दिखाई हरी झंडी। 2 साल में पहली बार 31,000 के पार हुआ सोना। पिछले कई दिनों से गोल्ड कीमतों में तेजी का दौर जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी ने सहारा समूह की जमीन की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। नीलाम होने वाली जमीन की सुरक्षित कीमत 1200 करोड़ तय की गई। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल बने इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। 100 साल के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले तीसरे भारतीय अध्यक्ष। शीला दीक्षित के राज में हुए टैंकर घोटाले की होगी जांच। केजरीवाल भी जांच की लपेट में।
एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव 19 से 23 जून के बीच हो सकता है मोदी कैबिनेट में फेरबदल, गिरिराज और निहाल चंद की हो सकती है छुट्टी। कैराना पर बीजेपी की टीम की रिपोर्ट, पलायन सांप्रदायिक नहीं आपराधिक, अभी हिंदू आगे मुसलमान भी घर छोड़ने को होंगे मजबूर। 7वें वेतन आयोग में बम्पर तोहफा मिलेगा, कम से कम 50% वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव। और जो आपको बेचते हैं वो बनाते कैसे हैं बाबा रामदेव, फैक्ट्री से ग्राउंड रिपोर्ट। योग गुरु बाबा रामदेव जो बेचते हैं वो बनाते कैसे हैं, ये जानने के लिए मैं पहुंचा हरिद्वार उनकी फैक्ट्री में। एक भगवाधारी खड़ाऊ पहने बाबा, जिनके पास ना कोई मार्केटिंग की डिग्री है ना वो MBA हैं, उन्हें सिर्फ एक कला आती है और वो है योग। योग के सहारे ही उन्होंने अब 5000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है। और इस साल जी हाँ, बाबा रामदेव का लक्ष्य है 10,000 करोड़ तक के पहुंचने का। आज हम पड़ताल करेंगे कि आखिर पतंजलि आयुर्वेद का सामान इतना क्यों बिकता है, वो कहाँ बनता है और कैसे पतंजलि आयुर्वेद इतना कामयाब हो रहा है। रामदेव के दंत कांति टूथपेस्ट की हर रोज 20 लाख ट्यूब की मांग है। देश भर के ग्राहकों को पतंजलि के 500 टन साबुन की जरूरत पड़ती है। 5000 करोड़ रुपए का कारोबार करने के बाद बाबा रामदेव इस साल 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार करना चाहते हैं। ये इलायची है, ये जो है दालचीनी है। कैसे बनता है बाबा रामदेव का केश कांति? कैसे बनता है बाबा रामदेव का दंत कांति टूथपेस्ट? आयुर्वेद में दुनिया के सबसे बड़े फूड पार्क से ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ साल पहले तक बाबा रामदेव का नाम आते ही कपालभाति, अनुलोम विलोम, अलग अलग आसनों के लाभ, सावधानियां, इस तरह की आवाज कान में गूंजा करती थी। लेकिन आज टीवी खोलिए और आपको सुनाई देता है, वो बता रहे हैं एलोवेरा जेल के बारे में, केश कांति के बारे में, दंत कांति के बारे में। एक तरीके से उन्होंने योग और उद्योग को मिला दिया है। ये हम लोग एक बहुत बड़े स्टोर रूम में हैं। दिबांग भाई, ये करीब 1 लाख फीट से ज़्यादा का स्टोर है। 1 लाख फीट? और यहाँ करीब 10,000 टन जड़ी बूटियाँ हैं। यूँ तो करीब देखा जाए तो करीब 1000 टन आंवला, करीब 1000 टन एलोवेरा, करीब 1000 टन, 500 से 1000 टन गेहूँ, कुल मिलाकर के लगभग अलग अलग सीजन में वेरी करता है 8 से 10,000 टन यहाँ पर सामान आता है। और जड़ी बूटियाँ इस पूरे प्लांट की जान है। माने ये जो पतंजलि आयुर्वेद नाम से ही स्पष्ट है, इस देश में करीब 47%, नेल्सन का जो सर्वे है उसमें ये सामने आता है कि 47% लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को चाहते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को चाहते हैं। तो और उस पतंजलि आयुर्वेद की ये आत्मा है। ये जो है आप जैसे ला रहे हैं, ये मशीन से इन चीज़ों को लाया जाता है और फिर उसको ये लोग यहाँ पर अलग अलग जगह पर इनको ही टांग देते हैं फिर ऊपर, क्योंकि आदमी से तो इतने बड़े काम हो नहीं सकते, तो ये मशीनों से ये सब काम लेते हैं। पर ये जो रॉ मटेरियल है ये आप लाते कहाँ से हैं? ये लगभग हम पूरे देश से लेकर के आते हैं। अच्छा। और क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं। कुछ नॉर्थ ईस्ट से लाते हैं, कुछ हिमालय से लाते हैं, हाँ। कुछ मध्य प्रदेश से आती हैं, कुछ गुजरात से आती हैं। अब जैसे एलोवेरा है पूरा राजस्थान से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, गुजरात से आता है। और अभी ये जो फूड पार्क है, यद्यपि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हो गया आजकल, आयुर्वेद और हर्बल पर बेस्ड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। हाँ। और अब इस तरह के हमको लगता है कम से कम 4-5 बड़े और फूड पार्क बनाने पड़ेंगे। एक शायद आंध्र प्रदेश में हमको बनाना पड़ेगा, एक महाराष्ट्र में, एक मध्य प्रदेश में, गुजरात में, एक यूपी में। पर सवाल ये है कि ये जो माल आता है उसकी कहीं जांच भी होती है कि माल कैसा है? 3 जगह जांच होती है। अब जैसे ये सारा ये
बाई दफा जैसे कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको ऐसे सैम्पलिंग करते हैं पहले। अच्छा, और ये तो इलायची है। ये इलायची है। हाँ। ये जो है दालचीनी है। हाँ, दालचीनी पहचान में आ रही है। खा के देख सकते हैं जी। ये क्या है? ये माजू फल, ये मंजन में प्रयोग होता है, जो टूथपेस्ट करते हैं ना दंत कांति, अच्छा, उसमें प्रयोग होता है। ये जायफल है जी। ये क्या है? तुमरू बीज, ये उसमें दंत कांति में पड़ता है। अच्छा। ये वंशलोचन है, एक वाइट कलर का दिखता है, वो नकली होता है, ये असली है। ये करीब 1000 रुपए किलो से ज्यादा का होता है ये। अच्छा। और जो नकली वाला होता है वो 50 रुपए किलो होता है। अच्छा। तो असली नकली चीजों की पहचान ये अकर है। पहले करीब 1000 रुपए किलो इसकी जड़ हुआ करती थी। अच्छा। ये दंत मंजन में और उसमें जो कफ की औषधि उनमें प्रयोग आता है। ये शिलाजीत है, ये पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पत्थर आता था, आजकल ज़्यादा चाइना से आने लग गया है। तो हमारे यहाँ 3 जगह टेस्टिंग होती है। एक रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है, हाँ। गोदाम में रखने से पहले जी। फिर जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है ऑनलाइन के ऊपर ऑनलाइन टेस्टिंग होती है जी। फिर जब वो बन करके तैयार हो जाता है उसके बाद टेस्टिंग होती है। 3 बार तो पहले होती है, हाँ। फिर वो प्रोडक्ट को रख दिया जाता है। चौथी बार टेस्टिंग होती है उसकी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है? करीब 15,000 लोग यहाँ पर काम करते हैं। कुछ लोग जिनको पता नहीं हो बहुत तरह की बकवास करते रहते हैं। पतंजलि मैं उनसे पूछूंगा, वो मैं पूछूंगा जो लोग आपकी तारीफ करते हैं उनके बारे में मैं पूछूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ पर बोरी लगने के बाद फिर माल को निकाला जाता है, देखा जाता है, या इसको धोया भी गया है, अभी साफ भी किया गया है, या नहीं, कुछ चीज़ों को जैसे ये तो इसमें तो कोई ऐसे मिट्टी आदि नहीं होती है। इस जो है माजू फल में, हाँ। जायफल में, हाँ। या जैसे तुमरू में, हाँ। लौंग में, इनमें तो मिट्टी आदि नहीं होती है। जैसे इन चीज़ों में मिट्टी होती है, रूट है जैसे, हाँ। तो इस रूट को पहले बाहर एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ कई एकड़ का एरिया है, हाँ, वो जो बाहर जगह है, बाहर जगह है। जी जी। तो वहाँ इसको डाल करके इसकी मिट्टी आदि को साफ किया जाता है। फिर मशीनों से प्रेशर से भी उसको साफ किया जाता है, जिससे कि कहीं धूल आदि ना रहे किसी भी चीज़। जी। तो ये जो रॉ मटेरियल खासतौर पे ये जो ले जा रहे हैं जांच के लिए, इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो दंत कांति में डाली जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसमें ये दंत कांति की है, जैसे लौंग इसमें नहीं पड़ती है, ये दालचीनी नहीं पड़ती है, हाँ। ये च्यवनप्राश में पड़ती हैं। हाँ। तो ऐसे ये तो कुछ चीज़ें हैं। ये अच्छा। गिलोय है, ये जो अक्सर सभी काफ़ी। अच्छा, ये है गिलोय, जिसको बहुत ये डेंगू के लिए भी काम आता है, ये मोटापा घटाने के लिए, डायबिटीज के लिए। हाँ। ये जो आप बीच में बोल रहे थे, ये रामदेव लोगों को ज़्यादा याद हैं, जो बताते हैं कि गिलोय के क्या क्या फ़ायदे हैं। वो अभी भी वही है, बस उसका थोड़ा जो है उसका स्वरूप बड़ा हो गया है। हाँ। रामदेव वही का वही है, जिसने 5 जनवरी 1995 में कोई अभियान शुरू किया था। आज 21 साल हो गए, वही रामदेव आज है। बस बाबा तेरे काम अनेक, अच्छा, नाम एक है, काम तो जैसे भगवान के देखो कितने स्वरूप हैं। तो ये जो आपके अलग अलग गोडाउन हैं, उनमें कुल आप क्या कोई अनुमान है कि कितने टन, कितने हज़ार टन माल या ये जो कच्चा माल है वो आपके पास होगा? देखिए, सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तो करीब मतलब 1 लाख टन से ऊपर बैठे, 1 लाख टन से ऊपर एट ए टाइम। हाँ। रॉ मटेरियल जी जी। फिर फिनिश गुड, फिर ये साइकिल चलता रहे। हाँ। क्योंकि हम लोग करीब जो है 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, और उसमें करीब 250 तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मेडिसिन हैं और नमक, आटा, दाल, चावल आदि। ये करीब 9 लॉस 9 प्रॉफिट कर रहे हैं, और 500 प्रोडक्ट करीब ऐसे हैं जिसमें हम लोग जो है 5 से 10% प्रॉफिट निकल जाता है। और इससे ही आप देख रहे हो, हमने कॉस्टिंग को डाउन करने के लिए, एक तो परचेजिंग में हमारे यहाँ पर कोई कमीशनबाजी नहीं होती है। दूसरा, हमारे अपने जैसे मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आचार्य बालकृष्ण जी अनपेड एमडी हैं, तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं वो बहुत कम हैं। चलिए, फिर तो एक बड़ा गुण आपने ये बताया कि बिचौलिया कोई नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो सैलरीज मिलती हैं वो जो बड़े लोग हैं, जैसे हाँ। हम जैसे लोग हैं, आचार्य बालकृष्ण जी जैसे लोग हैं, ये अनपेड है। अनपेड है। चलिए, ये एक राज है, इस पर हम लोग और पता करेंगे। 2 चीज़ें आपने इस पर हमें बता दी। मैं ये देख रहा था, हम लोग पिछला गोडाउन गए थे, वो तो ऊपर तक भरा हुआ है, सामान रखने तक की जगह नहीं। तो क्या इसको आप गोडाउन और बढ़ाने की प्लान बना रहे हैं? एक तो यही है, ऐसे हर एक स्टेट में हम लोग अभी CNF प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर कम से कम 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ का माल।
इस समय मैं पतंजलि फूड पार्क में हूं और यहाँ दो प्रोडक्ट जिसकी बड़ी चर्चा होती है, दंत कांति और केश कांति, वो आप देख रहे हैं पीछे बनाया जा रहा है। बाबा रामदेव मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए कि करीब 4.5% जो मार्केट है टूथपेस्ट का, वो इस समय पतंजलि के पास आ गया है, पर चुनौती अभी काफ़ी है, केवल 4.5% आया है। देवांग भाई, पहली बात तो यह है कि हम दूसरों का शेयर काटने में कम विश्वास करते हैं। पतंजलि ने नया मार्केट डेवलप किया है। आपकी जानकारी के लिए करीब इस समय 20 लाख ट्यूब की डिमांड है, जिसमें हम लोगों ने करीब 15 लाख ट्यूब की फैसिलिटी क्रिएट कर लिया और करीब 15 लाख ट्यूब हम भर रहे हैं। जो आप मशीनें देख रहे हैं, ऐसे करीब 10 मशीनें हैं यहाँ पर, और इसमें हम लोग दंत कांति नॉर्मल टूथपेस्ट से लेकर के दंत कांति एडवांस, दंत कांति ये जूनियर, दंत कांति मेडिकेटेड, और ये इनके अलावा ये दंत कांति रेगुलर जो दंत कांति हर्बल है, ये तो पहले से चल ही रहा है। तो माने हमने एक नया बाजार, एक नया आधार, एक नया संसार भी खड़ा किया है, और इसमें किसी को घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा ये तो एक आपने यूनिट देखी है, ऐसे कम से कम 50 यूनिट हैं हमारी अलग अलग। उसमें आप जैसे ये अलग अलग, चाहे फेस वॉश हैं, चाहे बॉडी लोशन है, चाहे जो है क्रीम्स हैं। अभी ये तो हमारी बहुत ही एडवांस क्रीम है, जिसको जो है हमने प्रीमियम ब्रांड के तौर पर सौंदर्य, ये एंटी जो है क्रीम लगाइए और सुंदर बन जाइए। मतलब जो है ये स्वर्ण कांति है, गोल्ड क्रीम है। पहले 10-10 हज़ार की बिका करती थी, ये हमने इतनी ज़बरदस्त है, ये लगाते ही जो है मैं समझ गया, ये आपने लालू यादव को भी लगा दी थी, ये वही है ना जो आपने लालू यादव को लगा दी थी। जिनसे आपका कंपटीशन है, यानी जो आदि गोदरेज है, वो कह रहे हैं कि आप बहुत साधारण किस्म के सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। घी बना लिया आपने, हनी बना ली, बेच ली, उसी में आप आगे हैं। बाकी जगह वो कह रहे हैं कि अभी मामला जम नहीं रहा है। क्या जवाब देंगे आप आदि गोदरेज के इस बात का? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जितने भी स्वदेशी लोग हैं, स्वदेशी कंपनियां हैं, उनको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहते, उनको हार्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़ें, और हमारी जो सीधी लड़ाई है वो कोलगेट पामोलिव से है, पीएनजी से है, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे यूनिलीवर से। अब देखिए, अब बाजार में जो सोप मिलते हैं, ये हमारा चंदन सोप है। इसके अलावा और इसकी पैकेजिंग देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए। हमने कहा रिसर्च के लिए हमारे पास में इंडिया के टॉप मोस्ट जो 4-5 कोई बड़ी लैब होंगी, उनमें से हमारे पास में है। करीब 200 साइंटिस्ट हमारे पास काम करते हैं। ये क्रीम सोप है जो डो को भी मात दे रहा है। माने आप साबुन में देखो तो हमारे पास में अभी करीब 500 टन सोप की डिमांड है, 500 टन हर्बल बाथ सोप की। अभी उसमें से करीब 150 से 200 टन हम फुलफिल कर पा रहे हैं। इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य होगा हम 500 टन पूरी उपलब्ध करा पाएँ। तो खाली ये दंतकांति केशकांति की बात नहीं, माने आँखों में करने वाले अंजन से लेके, माने काजल से लेकर के, बाथ सोप से लेकर के, टूथपेस्ट से लेकर के, साबुन शैम्पू से लेकर के, तेल से लेकर के, घी, आटा, नमक, दाल, चावल और हर्बल मेडिसिन, सब में आज अब ये केशकांति शैम्पू हमारा, इसकी करीब आज डेली की डिमांड 5 लाख की है। 5 लाख डेली ये केशकांति की डिमांड है, जो हमारा नेचुरल शैम्पू है। और इसमें ये अभी हम लोग करीब जो है 2.5 लाख तो यही फुलफिल कर पा रहे हैं। तो अभी साल के अंत तक हमारा जो दूसरी यूनिट है, वहाँ पर हमारा लक्ष्य होगा कि 5 से 10 लाख की कैपेसिटी हम लगाएं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप आदि गोदरेज जो बोल रहे हैं, आदि गोदरेज के को आप क्या संदेश दे रहे हैं एबीपी न्यूज़ के जरिए? मैं आदि गोदरेज जी से कहूँगा कि वो अपना ध्यान अपने प्रोडक्ट्स को और कैसे उनकी अच्छी क्वालिटी बनाई जाए, वो अच्छा अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाएं, लोगों का भरोसा जीतें, विश्वास जीतें। हम लोग साइंस और फेथ दोनों को लेकर के चलते हैं। फेथ के बिना तो कुछ होता नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास साइंस है, तो भैया साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। बाबा ज़रूर हैं, लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्किल में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास रिसर्च हम भी कर रहे हैं, वो भी करें और मिल करके विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान से भगाएं। इसमें जो कोलगेट पामोलिव है, उसके जो ग्लोबल CEO हैं, उनका कहना है कि ये तो स्थानीय एक कंपनी है,
बहुत इन्होंने हल्ला किया हुआ है, बड़ी पब्लिसिटी प्रचार किया हुआ है और ये बना रहे हैं। ये कुछ क्षणिक चीज़ है, थोड़ी देर बाद ये मामला बैठ जाएगा। कोलगेट पामोलिव को जिसका आप गेट बंद करवाना चाहते थे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग 21 सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं और 21 सालों में हमने पहले हजारों का, फिर लाखों का और फिर करोड़ों लोगों का विश्वास जीता है और पतंजलि सीना तान के खड़ा हुआ है। आने वाले समय में जैसा यहाँ एक आप पतंजलि फूड पार्क देख रहे हो, ऐसे कम से कम 5 बड़े फूड पार्क और 25 छोटी छोटी और बड़ी इकाइयाँ पूरे देश में हम स्थापित करेंगे। अभी तो हम लोग हर्बल मेडिसिन में हैं, फूड में हैं, कॉस्मेटिक में हैं, इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आएंगे, पशु आहार में भी आएंगे। माने बहुत बड़ा क्षेत्र होगा और ये 5,000 से 25,000, 50,000, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये स्वदेशी कोलगेट का गेट बंद होगा या नहीं होगा? ये कोलगेट का गेट भी बंद होगा, यूनिलीवर का लीवर भी बैठेगा। अच्छा। और नेस्ले की चिड़िया भी उड़ेगी। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये हमारी है। हम पर लोग भरोसा करके यदि पतंजलि का जूस पीते हैं तो उस जूस की जिम्मेदारी हमारी है। यद्यपि हम स्वदेशी के पोषक है, लेकिन टेट्रा पैक की जो आधुनिकतम मशीन है वो हमने पूरी लगाई। और ये कहाँ से आई है ये मशीन? ये कोई जर्मनी से आई है, कोई इटली से आई है। जनमन में ग्राउंड रिपोर्ट में कल बुलंदियों तक कैसे पहुंचे बाबा रामदेव, तो आज आपने देखा कि बाबा जो बेचते हैं वो बनाते कैसे हैं। जनमन में आगे है बॉलीवुड में नाम कमा चुकी गीता की जांबाजी की कहानी और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। यूपी के कैराना पलायन विवाद में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। बीजेपी में इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। बीजेपी विधायक संगीत सोम कल कैराना में मार्च करने वाले हैं, लेकिन अब बीजेपी सांसद हुक्म सिंह उन्हें रोक रहे हैं। मेरी सलाह है उनको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे एक दूसरा संदेश जाए। यहाँ शांति बनी हुई है, शांति बने रहने दें और यहाँ कोई भी यहाँ पर कॉम्युनल सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश न करें। बीजेपी विधायक संगीत सोम को कैराना में माहौल न खराब करने की नसीहत दे रहे बीजेपी सांसद हुक्म सिंह ने सबसे पहले कथित हिंदू पलायन का मुद्दा उठाया था। अब यही संगीत सोम को कैराना आने से रोक रहे हैं। हुक्म सिंह कैराना पलायन के मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। हुक्म सिंह को डर है कि जिस मुद्दे को उन्होंने गरमाया था उससे कोई और न लपक ले। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी और यूपी के सरथना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कल कैराना तक निर्भय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसी पर हुक्म सिंह ने आपत्ति जताई है। प्लान का तो श्रेय ले लिया उन्होंने जो यहाँ के अपराधी हैं, इसका श्रेय तो कहीं और जाता नहीं है। संगीत सोम भी एक विधायक है हमारी पार्टी के और वो तेज तर्राक विधायकों में से आते हैं, तो आक्रोश तो स्वाभाविक है उनके मन में आना, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरा आग्रह उनसे ये है कि कृपा करके वो यहाँ पर किसी वातावरण को खराब न करें करके। संगीत सोम ने 10 परिवारों की लिस्ट भी जारी की है। उनका दावा है कि ये परिवार डर की वजह से कैराना से बाहर रह रहे हैं। संगीत सोम के जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान भी कल सद्भावना यात्रा के नाम से पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। आज जेडीयू, सीपीएम और एनसीपी समेत 5 विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल कैराना पहुंचा और राज्य में तनाव पैदा करने के लिए बीजेपी को कसूरवार ठहराया। हम इंसानियत की बात कहने के लिए आए हैं। ये सिर्फ चुनावी पलायन है, इसका जनता की वास्तविकता से कोई रिश्ता नहीं। साफ है कि कैराना के मुद्दे को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। सियासी पार्टियां इसे अपने अपने तरीके से भुनाने में जुटी हुई हैं।